हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। इसमें समस्या ये सामने आ रही है कि लोगों का इस न्याय प्रणाली में और भारतीय न्याय व्यवस्था के तमाम पहलुओं के से कई लोग विभिन्न मतों को सामने रखते हैं। वैसे यह बात तो सचमुच महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के साथ, भारत में लोकतंत्र के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका जो है वह अपने विधायिका कार्यपालिका के साथ साथ एक अलग अस्तित्व रखेगी। लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता ही सब कुछ है, उसमें न्याय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ न्याय प्रणाली में कोलेजियम की व्यवस्था और तमाम तरह से चुनाव, और उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन सभी जगहों पर जो न्यायाधीश बहाल होते हैं वो कुछ खास लोग करते हैं। इस कारण से एक न्याय प्रणाली, जो भारत की न्याय प्रणाली है, वह कई बार अघोषित रूप से असंतोष का कारण बन जाती है। लेकिन इस पर बहुत व्यापक रूप से विमर्श करने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे है कि जब पूंजीवाद और जब आर्थिक युग की शुरुआत हुई, सामंतवाद के पतन के बाद जब आधुनिक युग सामने आया, तो कई लोकतांत्रिक संस्थाएं इस पूंजीवादी आर्थिक युग के संरक्षक के रूप में सामने आई, जिसमें स्वतंत्र विधायिका की बात हुई, इसमें राष्ट्रवादी विचार आए, न्यायपालिका आई, और भी कई ऐसी संस्थाएं इस तमाम चीज़ों को संरक्षित करने के लिए सामने आई। उसमें न्यायपालिका जो है वह एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आया। लेकिन इस न्याय व्यवस्था का स्वरूप विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न तरीके से है। कहीं लिखित संविधान है, कहीं अघोषित है, कहीं न्यायपालिका के विभिन्न रूप तात्कालीन परिस्थितियों को देखकर न्याय किया जाता है। लेकिन भारत में एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली के तहत लिखित संविधान और विभिन्न तरह के कानूनों के तहत न्याय किया जाता है। तो फिर यह बात क्यों आती है कि अगर जो लोअर कोर्ट है वहाँ किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, फिर हाई कोर्ट में वो निरपराधी होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको आजीवन कारावास, यानी कि ये तीनों स्टेप में अलग अलग ढंग से न्याय क्यों दिया जाता है, जबकि हमारे पास लिखित और व्यवस्थित न्याय व्यवस्था है। इसके पीछे के कारणों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत में एक और समस्या होती है कि लंबी खिंचती न्याय व्यवस्था, सालों साल, तारीख पे तारीख, और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लंबा खिंचता है। एक एक कानून या एक एक मुद्दों को निपटाने में सालों साल लगते हैं। कभी कभी तो जो इसमें एक्यूज्ड हैं या जो भी हैं वो मर भी जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। यह जो न्याय के देरी से मिलने के कारण भी एक तरह का आम आदमी में, सबों में एक अघोषित सा एक अनमना विचार सामने आता है। इन तमाम चीज़ों को हम अब देखते हैं तो इस पर कई तरह के विचार आते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, जब सामंती युग था तब क्या था, या फिर ऐसे संस्थाएं जहां सामंती व्यवस्था में समाज का निर्धारण, सारा कानून, सारे नियम राजा के पास होते थे, उसके मंत्रिमंडल के पास होते थे, कोई लिखित नहीं, कई आधार पर न्याय किया जाता था। इसके बाद एक तालिबानी न्याय भी है, फिर खाप पंचायतों का न्याय है, और फिर हम देख रहे हैं कि अलग अलग पंचायती व्यवस्थाओं में गांव का जो पंचायत न्याय है वो भी एक विचार विमर्श के दायरे में आता है। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है कि हम भारतीय न्याय व्यवस्था को किस तरह से देखें। वैसे कई विरोधाभास हैं। बहुत अधिक मामलों के निपटारे में लंबी खिंचती न्याय प्रणाली में इतना अधिक केसों का अंबार है कि इसको हम निपटा नहीं पा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या न्यायाधीशों की बढ़ती संख्याओं को हो, इन सभी चीज़ों के बावजूद भारत में न्याय पाना एक कठिन श्रम हो चुका है। इसके बावजूद यह वर्तमान न्याय प्रणाली में पूंजीवाद का बढ़ता आतंक, चूँकि जिसके पास धन है उसको न्याय जल्दी और बेहतर मिलता है, ये सब भी बातें सामने आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय न्याय व्यवस्था को अब मीडिया संचालित करने लगी है। मीडिया जो चौथा खंभा माना जाता है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बाद मीडिया को एक चौथे खंभे के रूप में माना गया है इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने या संरक्षित या विकसित करने के लिए।
मीडिया आज गोदी मीडिया के रूप में काम कर रही है, प्रायोजित काम कर रही है, जिसके कारण भारतीय न्याय व्यवस्था को एक गलत दिशा दिया जा रहा है। जैसे निर्भया कांड, भारत में निर्भया जैसे कांड हमेशा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, हर रोज़ हो रहे हैं, बावजूद इसके वह उसमें अपराधियों को मौत की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन और सब मामलों का क्या होगा? इसका और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें अगर मीडिया आगे आ जाती है तो जो न्यायपालिका है वो अब मीडिया के द्वारा दबाव में आ जाती है। हाल में ऐसे कई केस आए हैं जिसमें मीडिया न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती हुई दिख रही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण खंभा न्यायपालिका आज फिर से चर्चाओं में रहता है। इसके पीछे भी कई कारण हैं कि भारतीय न्यायपालिका कोलिजियम व्यवस्था, जो कोलिजियम व्यवस्था है उसमें 5 जजों की टीम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चयन करती है। बाद में मंत्रिमंडल हो या कैबिनेट के पास फिर राष्ट्रपति से उसका मोहर लगता है, चयन होते हैं, लेकिन चुनती है यही। वैसे वर्तमान केंद्र सरकार इस पर एक न्यायिक आयोग बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इस पर कई तरह के सुप्रीम कोर्ट के उसकी स्वतंत्र अस्तित्व का हवाला देते हुए इसे रोक दिया गया। और इस तरह से भारतीय न्याय प्रणाली में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वैसे न्याय व्यवस्था भारत की जो है वर्तमान में बावजूद इसके बहुत ही कारगर ढंग से काम करती है। वैसे यह भी माना जाता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, इनको लॉर्ड कहा जाता है, वो न्यायाधीश भी कोई अपनी न्याय की प्रक्रिया की व्याख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर विभिन्न तरीके से इसको न्याय करते हैं। लेकिन इन न्यायाधीश जो न्याय दे रहे हैं वो कोई ईश्वर नहीं होते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं। इस कारण से उनके द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो साक्ष्यों, प्रमाणों और विचार विमर्श और तमाम चीज़ों के आधार पर दिया जाता है। इसमें भी कई तरह के बात आती है। उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय न्यायपालिका के न्याय के जो आते हैं आदेश, उस पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका के विरुद्ध आप एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इससे उसकी अवमानना होती है। यह बात भी एक बात है कि आप सभी चीज़ भारतीय विधायिका, कार्यपालिका और तमाम सिस्टम्स के बारे में आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली और उसकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध आप अगर बोलते हैं तो ये अवमानना की तरह आपको सज़ा हो सकती है। इसलिए इसके पक्ष में सम्मानित ढंग से ही बोला जाता है। और भी कई बातें हैं जिसमें भारतीय न्याय व्यवस्था को देखा गया है कि जैसे हम आज देख रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उस पर भी कई तरह के बात आते हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में सज़ा देने की बात होती है। दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि लंबी चलती प्रक्रियाओं को कैसे निपटाया जाए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आज जो जनहित याचिकाओं की जो समस्या खड़ी हुई है। जनहित याचिकाओं के कारण एक लंबी फेहरिस्ती और लंबा एक लिस्ट न्याय के लिस्ट में आने के कारण बहुत अधिक बोझ न्यायपालिका पर है ताकि इसको निपटाया जा सके। इस पर भी न्याय व्यवस्था में कई तरह के अपने वर्डिक्ट्स आए हैं, लेकिन वो बहुत कारगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण औजार है उन दबे कुचलों की आवाज़ के लिए, और इस पर भी एक स्पष्ट व्यू होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भारतीय न्याय प्रणाली की लंबी खिंचती प्रक्रिया के पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ अपराधी को सज़ा मिले न मिले, निरपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस कारण से हम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें हम कई कोनों से हम इस पर मूल्यांकन करते हैं। इस पर हम कई तरह के रिसर्च और कई तरह के इस पे प्रमाणों के बाद उसको न्याय के लिए दिया जाता है कि अपराधी को ही सज़ा मिले, निरपराधी को नहीं मिले। इस तरह से इसमें भारत में न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। लेकिन और सब न्याय प्रणाली में, जैसे कि मान लीजिए इस्लामिक जो देश हैं वहाँ जहाँ तालिबानी सोच होती है, जहाँ कुरान और उसके द्वारा जो न्याय दिया जाता है, तो वहाँ कुरान हदीस के द्वारा जो न्याय दिया जाता है ये भी एक सोच है। उसमें परंपरागत मध्यकालीन आधार पर जैसे को तैसा का बिहेव दिया जाता है। लेकिन भारत में जो न्याय प्रणाली है वो सुधारवादी सोच के साथ है कि हम अपराधी को सुधरने का मौका देते हैं। यहाँ प्रतिक्रियावादी नहीं है, सुधारवादी होने के कारण यहाँ न्याय के लिए इसमें
हम उसको सुधार की ओर और बेहतर और एक स्वरूपगत उसको फिर से एक मौका देकर उसके किए गए अपराधों के लिए उसको हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। वहीं दूसरी न्याय व्यवस्थाओं में हम जब भारतीय मध्यकालीन व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था जहां मनुस्मृति और तमाम आधारों पर धर्म और जाति और तमाम आधारों पर हम न्याय की व्यवस्था थी, जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में आधुनिक न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से साक्ष्यों, प्रमाणों और तमाम तरह के बहसों के आधार पर दिया जाता है। इस तरह से भारतीय न्यायपालिका जो लंबी खिंचती प्रक्रिया हो या अंबार हो न्याय की, और फिर इसमें जो न्यायाधीश हैं या जो वकील हैं या तमाम चीज़ों के बहसों के द्वारा जो एक तारीख पड़ती है या बार बार होता है, यह एक व्यवस्था के तहत होती है। यह अचानक से रातों रात हम किसी चीज़ को अगर हम न्याय दे रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी न्याय प्रणाली का जो स्वरूप है वह एक गलत निर्णय हो सकता था, क्योंकि उसमें अधिक मौका नहीं दिया जाता है विभिन्न प्रमाणों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए इसको हम एक तरह से कहें तो भारतीय न्याय प्रणाली की ये खूबी ही कही जाए। लेकिन हमें बढ़ती जनसंख्या और केसों के अंबार के साथ साथ हमें कई दूसरे कोर्ट्स और तमाम तरह के अन्य उपाय करने होंगे ताकि न्याय जल्दी और अच्छे से सही मिले। लेकिन एक समस्या और भी है भारतीय न्याय व्यवस्था में, व्याख्या की समस्या। जब हमारे पास एक न्याय और देने और तमाम चीज़ों की एक स्पष्ट व्यू है, एक स्पष्ट हमारे पास रूपरेखा है, तो फिर क्यों अलग अलग कोर्टों में अलग अलग तरह का न्याय होता है? इसके पीछे है कि इस न्याय के लिए हम जो वकील होते हैं या जो भी इसके व्याख्याकार होते हैं, विभिन्न कमज़ोर पहलुओं और विशेष तरह की अपनी व्याख्या क्षमता से उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं, और जिसके कारण न्याय जो है वो प्रभावित होता है। लेकिन इन सबों के बावजूद भारतीय न्याय प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ बना हुआ है, एक संस्था के रूप में काम कर रही है। और इस पर हम अगर मध्यकालीन और अन्य जगहों की न्याय प्रणाली को अगर हम देखें तो उसमें हमारी न्याय व्यवस्था आज भी तमाम तरह के अंतर्विरोधों के बावजूद, भ्रष्ट और तमाम तरीकों के भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के बावजूद आज भी न्याय व्यवस्था आज मजबूती के साथ भारत के लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और हमें सबों को भारतीय इस न्याय प्रणाली की जो कमियां हैं, खासकर जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं या न्यायाधीश हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो इसमें हैं, उसमें जो भी हमारी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इसमें प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर हम भारत में जो न्याय प्रणाली है वो अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव है। लोअर कोर्ट्स में तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाषा अंग्रेजी ही भाषा है। जहाँ की अगर बहस हो रही है या जो भी वहाँ से न्यायाधीश का जो आदेश होता है सब अंग्रेजी में होने के कारण जो सामान्य जन है उनको पता भी नहीं चलता है, बहस के दरमियान पता भी नहीं चलता है कि क्या बहस हो रही है और उसने क्या आदेश दिया। काफ़ी समय के बाद पता चलता है कि यह आदेश सामने आया। बहसों का कोई पता नहीं चलता है। इसलिए इसमें भी सरकार को सुधार करना चाहिए। दूसरी ओर कि यहाँ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि इस न्याय प्रणाली में जो भी इसके आंतरिक अवरोध हैं उसको दूर किया जाए। जैसे हाल में अभी 9 जजों की बहाली करते हुए कुल 33 और एक 34 कुल 34 सुप्रीम कोर्ट के जज सामने आए हैं, जिसमें पहली बार नागराजन जो हैं वो महिला जज सुप्रीम CJI बनने वाली हैं। ये अच्छी बात है कि आज तक नहीं थी महिला, लेकिन ये बनने वाली हैं। यह भी एक भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है न्यायपालिका का, और इससे आगे बढ़ते हुए हम एक व्यवस्थित न्यायपालिका को निर्मित करेंगे। और सरकार और व्यवस्था का एक यह भी जोड़ है कि ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो पंचायत सिस्टम के द्वारा जो न्याय दिया जाता है उसको भी मजबूत करने की बात है। उसको भी एक आधार देंगे ताकि न्यायपालिका पर बोझ कम हो और ग्रामीण स्तर पर ही छोटे मोटे विवादों को सुलझाया जा सके। यही सब बात भारत के न्यायपालिका को मजबूत करती है। और हमें इस न्याय व्यवस्था के जो सबसे बड़ा अवरोध है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, वह जो न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रही है वह आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक है। इस पे हमें सब मिलकर चिंतन करना चाहिए और इसके उपाय भी करना ही होगा।